नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जा बहाल का प्रस्ताव पास, बीजेपी ने किया विरोध। राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन पर बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कहा राजनीति और नौटंकी में होता है फर्क। बीजेपी ने राज ठाकरे को दिया जोर का झटका, बीजेपी उनके बेटे अमित ठाकरे को नहीं देगी समर्थन। महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया बयान, मच सकता है बवाल। सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, का बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसे दें 25 लाख रुपए। डोनाल्ड ट्रंप को मिली व्हाइट हाउस की चाबी, कमला हैरिस को हराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने आज राज्य के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पेश किया। इस प्रस्ताव को पेश करते ही सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी के विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि कांग्रेस को छोड़कर बाकी दूसरे सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर इसका समर्थन किया। जहां तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा है कि स्पेशल स्टेटस हमारा स्टेट हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहां से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। और क्यों था? जब महाराजा ने ये रियासत ली, उन्होंने खरीदी, उसमें हमारी जो रियासत थी गरीब थी, और जो हमारे पड़ोसी स्टेटें थी, जो राज्य थे, वहां पे लोग अमीर थे। और महाराजा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग गरीब हैं, अगर ये बाहर के जो अमीर स्टेटें हैं वो मेरे लोगों की जमीनें भी खरीद लेंगे, मेरे बच्चों का रोजगार भी ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। तो लिहाजा जो आज बीजेपी कर रही है, अगर आप सही मैंने इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है हमारे लोगों की, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने आज कहा है कि चाहे झारखंड में सीता सोरेन हो या महाराष्ट्र में शहनाज एनसी हो, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है अथवा आवाज उठाती, तो इंडिया गठबंधन के नेता उनके खिलाफ बहुत ही मर्यादा विहीन बयान देते हैं। अगर इंडिया गठबंधन के पुरुष नेता मुद्दों के आधार पर भाजपा अथवा एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद करें तो ये स्वीकार्य है, लेकिन ओछी टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये कहाँ तक मुनासिब है, ये हमें सोचना चाहिए। चाहे सीता सोरेन हो झारखंड में या शाइना एनसी हो महाराष्ट्र में, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है अथवा आवाज उठाती है, तो इंडिया अलायंस के नेता उसके खिलाफ बहुत ही मर्यादा विहीन बयान देते हैं। नीचता पे उतरने की बजाय अगर इंडिया अलायंस के पुरुष नेता मुद्दों के आधार पर भाजपा की अथवा एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद करे तो ये स्वीकार है, लेकिन ओछी टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये कहां तक मुनासिब है, ये हमें सोचना चाहिए। आज झारखंड में और महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में अपनी हार को देखते हुए इंडिया अलायंस के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वाकई में उससे वोटरों को कोई पॉजिटिव अथवा कोई प्रोडक्टिव चेंज दिखाई देता है? मेरा ये मानना है, आर्थिक नीतियों पर, आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते ऐसे महिला प्रतिनिधियों के साथ इंडिया अलायंस के ये नेता? एक तरफ नरेंद्र मोदी 33% का आरक्षण का बिल पारित करके महिलाओं को देश की राजनीति में और बुलंद कर रहे हैं, और दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता महिला जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं। ये देश की जनता न सिर्फ देख रही है बल्कि वोटर भी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाल पर प्रस्ताव पारित करने पर कहा है कि हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। आज पीडीपी ने साबित किया है कि संख्या मायने नहीं रखती है। अगर विपक्ष के पास 1-2 लोग ही हों और उसकी नीयत एजेंडा साफ हो, तो एक बहुमत वाली सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूत कर सकती है। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं।
अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने जो, क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज नागपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी नागपुर में दीक्षा भूमि में बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस संविधान सम्मेलन को एक साजिश और नौटंकी बता रही है। इसके अलावा उनके इस सम्मेलन को ढोंग करार दे रहे हैं, जो संविधान संरक्षण के खिलाफ है। नागपुर में आयोजित राहुल गांधी का संविधान सम्मेलन पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं। संविधान जो कहता है उसके अनुसार ही देश चलेगा और समाज चलेगा। अब वो संविधान के एक तरफ सम्मान करते हैं, एक तरफ संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। हम आरक्षण के विरोधी नहीं, हम आरक्षण के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति को जिसका हक है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 10% आरक्षण सवर्ण गरीब को देने का भी काम किया है और इसलिए जो हकदार है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो समाज को बांटना चाहते हैं। हम जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं है, पर इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए, वो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मेरी सिर्फ 4 जातियां हैं, एक महिला सशक्तिकरण, दूसरा किसान सशक्तिकरण, तीसरा युवा सशक्तिकरण, चौथा गरीब कल्याण। ये 4 जातियां हैं, ये 4 अगर सशक्त होगी तो भारत सशक्त हो जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर अर्बन नक्सलियों से घिरे होने का आरोप लगाया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारा संविधान नीले रंग का है, लेकिन राहुल गांधी के पास लाल रंग का संविधान है। राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं। फडणवीस के बयान पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इसका पलटवार किया है। ऐसा है, अगर बीजेपी नौटंकी बताती है तो मुझे लगता है बीजेपी राहुल गांधी से डरती है। कोई भी नेता कार्यक्रम करता है तो उसको नौटंकी कहना, क्या हम मोदी का कार्यक्रम हो तो नौटंकी कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो अधिकार है, जिनको उनको जहां बुलाए वहां जाने का नेता है देश के, एक पार्टी के प्रमुख नेता है और उसी कार्यक्रम को अर्बन नक्सलाइट करना, मैं बोलता हूं कि सामाजिक संगठनों का अपमान है। ओबीसी, आदिवासी, दलित, इस विविध संगठनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उनको अगर नक्सलाइट कहते हो तो आप होम मिनिस्टर करके, आपकी जिम्मेदारी है वहां कौन अर्बन नक्सलाइट है उसको चेक करना, पहचानना। आप चेक करो, इंक्वायरी करो और ऐसे बेतों की बातें करने से पहले आपको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। आप क्यों नहीं करते हो? मगर संगठन का अपमान करोगे तो ये सब सामाजिक संगठन जितने हैं जो अपने समाज के हित के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते आ रही है, और उनको आप अपमान करोगे तो चुनाव में ये सब संगठन आपका बदला लेंगे। शरद पवार के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के संकेत पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पवार साहब ने उल्लेख किया है कि वो संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थक और उन्हें चाहने वाले उनसे संन्यास ना लेने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में ऐसा कोई दूसरा राजनेता नहीं जिसके पास 60 साल का संसदीय अनुभव हो। वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। पवार साहब ने ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन हमें बार बार हमारे जैसे लोग हैं, उनके साथी हैं, उनके प्रेमी हैं,
उन्हें आग्रह करता है कि आप इस तरह से रिटायर नहीं हो सकते, आप हमारे मार्गदर्शक है, दीपस्तंभ है। इस देश में पवार साहब जैसा 60 साल का संसदीय जीवन का अनुभव किसी के पास नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति हो, राज्य की राजनीति हो, गठबंधन की राजनीति हो, हाँ, चाहे कृषि क्षेत्र हो, एजुकेशन का फील्ड हो, सभी क्षेत्रों में पवार साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। पवार साहब की उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी वो युवा है, हमारे लिए प्रेरणा है। लेकिन कुछ बातें इस देश में हुई है 2-3 साल में, राजनीति का स्तर मोदी और शाह के जमाने में इतना गिर चुका है, ये राजनीति उनको रास नहीं आती, तो शायद उनको ये लगता है कि आप रुकना चाहिए, कि हम उनको रुकने नहीं देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माहिम सीट को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी इस सीट पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन नहीं देगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने यह साफ कर दिया है। बीजेपी महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट पर राज ठाकरे पार्टी को समर्थन कर रही है और वो सीट उनके बेटे अमित ठाकरे की नहीं है। वो सीट मुंबई की शिवड़ी है, जहां पर एमएनएस नेता बाला नागगांवकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने माहिम सीट, जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर समर्थन की बात कही थी। लेकिन अब बीजेपी का स्टैंड बदला है और वह कह रही है कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट पर वह एमएनएस का समर्थन करेगी और वह बाला नांदगांवकर की सीट है। आशीष शेलार ने कहा कि मैं आप सभी कार्यकर्ताओं और मीडिया के माध्यम से आप सबको बता रहा हूं कि ये यानी बीजेपी सिर्फ शिवड़ी विधानसभा सीट तक ही सीमित है। हाल ही में मैंने माहिम के बारे में बोला था, उससे पूरे महाराष्ट्र के बारे में आपने फैला दिया। अब सिर्फ शिवड़ी के बारे में बोल रहा हूं, इसे पूरे महाराष्ट्र के बारे में मत समझना। इससे पहले बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी अभी भी माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहती है। फडणवीस ने कहा था कि इसका समाधान ढूंढने के प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण के लिए निर्धारित 50% की सीमा खत्म कर दी जाएगी। कांग्रेस सांसद ने भारत में जातिगत भेदभाव को अनोखा बताया। कहा कि संभवतः दुनिया में सबसे खराब भेदभाव है, इसलिए कांग्रेस 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर देगी। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के एलओपी विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया है। उनकी भूमिका ये, आज आप देख रहे हो हर समाज अपने अपने लिए हक के लिए लड़ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन राहुल गांधी जी ने बताया। इसका सोल्यूशन यही है कि जो 50% का आरक्षण का मर्यादा है उसको खोल दो और उसके आगे आरक्षण की मर्यादा बढ़ा दो और कास्ट वाइज सेंसस कर दो। जिनका जितना हिस्सा है उसको उतना मिलना चाहिए। आज देश में शासन और प्रशासन में कितने लोग हैं ओबीसी, दलित, आदिवासी के, उसका परसेंटेज क्या है? क्या प्रशासन में इसकी आवश्यकता नहीं है? प्रशासन में क्या विशिष्ट लोगों की भागीदारी है? तो शासन हो या प्रशासन, सब में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। वो उनकी भूमिका है। उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि 50% का जो मर्यादा है उसको निकालना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए उतर चुके हैं। औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी इस चुनाव का पहला भाषण दिया और ऐसा भाषण दिया जिससे आने वाले दिनों में सियासत गरमाने वाली। उन्होंने वहां पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में एक बयान में फिर से 15 मिनट का जिक्र कर दिया है। ओवैसी ने कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते हुए कहा कि 10 बजे तक का समय है और 9:45 हुए हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। सभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। न वो मेरा पीछा छोड़ रही है और न मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं। चल रही है मगर क्या गूंज है। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। इसी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदुस्तान हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ होना, ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किस में हिम्मत है और कौन ताकतवर है।
उन पर इन बयानों की वजह से केस भी दर्ज हुआ था और जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, यानी संदेह के आधार पर बरी कर दिया था। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार से तेलंगाना के चंद्रयागुट्टा से विधायक हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक वोट 7 गारंटी घोषणा पत्र और भाजपा की आलोचना पर JMM नेता मनोज पांडे का कहना है कि देश के जाने माने झूठे लोग हम पर, उस सरकार पर उंगली उठा रहे हैं जो अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने अपने वादों को पूरा किया है, लेकिन ये लोग जो स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हैं, काला धन वापस लाने का वादा करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, MSP की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जिनका एजेंडा सिर्फ एक है, चंदा उद्योगपति आम आदमी के हितों में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। हमारी 7 गारंटी जमीन पर लागू होंगे। जो रिनाउंड झूठे लोग हैं इस देश में, जिनकी ख्याति पूरे देश में विख्यात है झूठ बोलने में, ये झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते, वैसे लोग उंगली उठाते हैं उस सरकार पर जो सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। तमाम बाधा और व्यवधानों के बावजूद हम लोगों ने अपना वादा निभाया। तमाम कुछ पाइपलाइन में भी हो सकते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया। परंतु ये लोग जो स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा करते हैं, कालाधन वापस लाने का वादा करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई चरम स्तर पर पहुंच गई, किसानों की बात करते हैं, किसानों पर गोलियां चलवाते हैं, 700 किसान शहीद हो गए, MSP की बात करते हैं, MSP देते नहीं है। तो वैसे लोग जिनके केंद्र बिंदु, जिनके एजेंडे में मात्र चंद पूंजीपति हैं, चंद पूंजीपति, 2-4 पूंजीपति घराने, वो आम आदमी के हित में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, न ले पाएंगे। हमने जो प्रण किया है, ये 7 प्रण जो है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज छठ पूजा के मसले पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने यमुना के किनारे छठ पूजा करने को लेकर याचिका पक्ष जानने के बाद पूजा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। यमुना नदी में जहरीले झाग और दिल्ली प्रदूषण पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि राजनीति तो होगी, क्योंकि राजनीति इस विनाश का कारण है। यमुना नदी की मौजूदा स्थिति और हवा की गुणवत्ता दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि ये सरकार आई है, प्रदूषण 100 गुना बढ़ गया है, तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। दिल्ली सरकार कभी जिम्मेदारी नहीं लेती है, दूसरों पर दोष मरते रहते हैं। राजनीति होनी है, क्योंकि राजनीतिज्ञों के कारण ये सर्वनाश हुआ है। आज जो हाल है यमुना का, जो हाल है हवा का, ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है और किसी की नहीं है। तो अगर सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के नेतृत्व की जिम्मेवारी है, और ये दिखता है कि जब से ये नेतृत्व आया है तब से अगर पहले 1 था तो आज 100 गुना ज्यादा बढ़ के प्रदूषण हो गया, तो उनसे सवाल तो बनते हैं। और वो सरकार जो कभी अपनी जिम्मेवारी लेती ही नहीं है, हमेशा औरों पे मरती रहती है। आज अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के प्रदूषण के बारे में जितने झूठ थे, सबके सब साफ हो गए। ना इसमें कोई पराली का असर है, न इसमें बाहर के प्रदेशों का असर है, इसमें आपकी बिगड़ती हुई व्यवस्था का असर है, आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आपकी टूटी हुई सड़कें हैं, आपकी बिगड़ी हुई बसें हैं, आपकी पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। आज उस पर सवाल खड़ा होता। आज पहली बार शायद ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वार जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के बाद शुरू हुआ ये पोस्टर वार अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर सामने आया है, जिस पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता कामरान बेग की तरफ से ये पोस्टर सड़कों पर लगाया गया है। पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा सपा नेता कामरान बेग की फोटो भी लगी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभवन चौराहे पर लगाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के सपा योगी सरकार पर हमलावर है और एक के बाद एक पोस्टर जारी कर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। पोस्टर वॉर में सपा की तरफ से एक के बाद एक करके कई पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र में चुनाव में भी इसकी गुण सुनाई दे रही है। इसी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वामी ने कहा कि आज देश को जातियों में बांटने का काम राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की कि अगर
अगर ऐसा होता रहा तो देश में विभाजन का खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पोस्टर वॉर ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में मनोज टिब्रेवाल आकाश की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पर आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है। हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच का आग्रह किया। CGI ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े। राज्य में वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि आपके यह कहने का आधार क्या है कि यह अनधिकृत था? आपने 1960 से क्या सीखा है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य को NHRC के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। CGI ने कहा कि वार्ड नंबर 26 मोहल्ला हामिदनगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टिब्रेवाल द्वारा संबोधित पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया गया था। रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। जस्टिस JB पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। यह अधिग्रहण की तरह है, आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था, यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर JDU नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जिन्होंने छठ पूजा के गीत को घर घर पहुंचाए, ये कैसा संयोग है कि नहाए खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। लोकगीत के क्षेत्र में उन्होंने जो हस्ताक्षर किया है वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। लोक गायिका और स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का, जिन्होंने छठ मैया के गीत को घर घर पहुंचाया, ये कैसा संयोग है कि नहाए खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। जिनको वह अपना आराध्य मानती थी, जिनकी गीत को घर घर पहुंचाया, श्रद्धा से सूर्य भगवान की लोग पूजा करते हैं, सूर्य भगवान ने उसी दिन बुला लिया। ये कैसा संयोग है। और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां ये इस संयोग का और साथ ही साथ उनके कृत्य के को अविस्मरणीय मानते हुए लोकगीत के क्षेत्र में इन्होंने जो हस्ताक्षर किया है वह दूसरा कोई उससे बड़ी लकीर नहीं खींच पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा 270 जो था उसको छू लिया। उन्हें 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। वहीं कमला हैरिस की पार्टी को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। ट्रंप ने अपने परिवार समेत मंच पर पहुंचकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। अपने विजय भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हर दिन अपने शरीर की आखिरी सांस तक मैं आपके और आपके बच्चों के लिए काम करता रहूंगा। ये अमेरिका का स्वर्णकाल है। हम सब मिलकर अमेरिका को फिर महान बनाएंगे। नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया हमने जीता है। हम अलास्का में भी जीत रहे हैं। हम 315 के पार जाएंगे। इस बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी है। ट्रंप ने अगले 4 सालों को अमेरिका का स्वर्णिम काल बताया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने बॉर्डर सील करेंगे। अपने विजय भाषण में उन्होंने एलन मस्क की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने एलन मस्क को नया स्टार कहकर संबोधित किया है। ट्रंप ने कहा यह ऐतिहासिक जीत है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। पहली बार ऐसा राजनीतिक बदलाव हुआ है। मुझे फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरे शरीर में जब तक आखिरी सांस है मैं अमेरिका की सेवा करता रहूँगा। यह अमेरिकी लोगों की जीत है। ट्रंप ने एक प्रांत का नाम लेकर वहाँ के लोगों को धन्यवाद किया जहाँ से उन्हें जीत मिली। हमारे देश ने बीच में बुरा फेज देखा और हम कई पॉइंट पर पीछे हुए, लेकिन अब मिलकर देश के सभी समस्या का समाधान करेंगे।
हम अमेरिका के लिए काम करेंगे और फिर से इसे एक महान राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने फिर से दोहराते हुए कहा, यह ऐतिहासिक जीत है, हमें स्विंग स्टेट का भी समर्थन मिला है। उन्होंने अपने भाषण में एलन मस्क का भी नाम लिया और उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हम फिर से अपने देश को बेहतर बनाएंगे। इसके लिए कितना समय लगेगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन हम इसे फिर से पहले की तरह बेहतर बनाएंगे। ट्रंप ने अपने भाषण में घुसपैठ पर भी बात की। उन्होंने कहा, हमारी सरकार घुसपैठ रोकेगी, हम सीमाओं को सील करेंगे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।